नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के विशेष कार्यक्रम श्रवणगढ़ की खरी खरी में आपका स्वागत है। आज हम दरअसल एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं। चर्चा इसलिए करने वाले हैं क्योंकि आज सुबह जब लोगों की आंखें खुली तो वो लोग जो अमेरिका की राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं, उनको एक अद्भुत नजारा देखने को मिला। अद्भुत इसलिए क्योंकि भारत के लिए वो नई चीज है। उन्होंने ये देखा कि अमेरिका के दो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस, जो इस वक्त उपराष्ट्रपति हैं, वो टीवी कैमरों के सामने एक दूसरे से डिबेट कर रही थी और एक दूसरे से के सवालों के जवाब भी दे रहे थे और उनसे अलग अलग विषयों पर, अलग अलग मुद्दों पर उनकी राय भी जो टीवी के एंकर्स थे वो उनसे जान रहे थे। दरअसल ये अमेरिका के अंदर परंपरा है। हर बार जब भी राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होते हैं तो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों के बीच में डिबेट कराई जाती है। और डिबेट सिर्फ एक बार नहीं होती, बल्कि 3-4 बार ये डिबेट होती है और उसके आधार पर लोग ये अपनी राय तय करते हैं कि इनमें से बेहतर कैंडिडेट कौन है, किसकी समझ बेहतर है, कौन देश को आगे ले जा सकता है, किसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज है और कौन संकट के समय में देश को एक नेतृत्व प्रदान कर सकता है। काफी कुछ तय करते हैं ये डिबेट वहां के अगले राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर। सवाल ये खड़ा होता है कि क्या भारत में भी इसी तरीके की कोई परंपरा शुरू की जा सकती है? क्या भारत में भी जिस तरीके से राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के बीच की प्रतिद्वंदता लोगों के सामने है, क्या वैसा कुछ यहां भी हो सकता है, जहां लोग ये देखें कि टीवी चैनल्स के सामने नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी एक दूसरे के आमने सामने हैं और टीवी एंकर्स उनसे सवाल पूछ रहे हैं तमाम मुद्दों को लेकर, और उन तमाम मुद्दों पर उनकी राय क्या है, देश इस बात को जाने और फिर यह तय करे कि इनमें से कौन काबिल है, कौन मुद्दों को समझता है और कौन देश को नेतृत्व दे सकता है। ये एक नए तरीके का विषय है जिस पर हम जानेंगे श्रवण जी से। श्रवण जी, आपकी क्या राय है इस पे और आपको क्या लगता है, क्या इस देश में कभी इस तरीके की कोई परंपरा कायम हो पाएगी? देखिए, एक तो आपका जो आखिरी सवाल है उसका सबसे पहले जवाब जी कि ऐसी कोई परंपरा कायम नहीं हो पाएगी, क्योंकि टेम्परामेंटली ये देश अभी इतना मैच्योर नहीं हुआ है, डेमोक्रेटिकली प्रजातांत्रिक रूप से इतना परिपक्व नहीं हुआ है कि मतलब ये है कि हम अपने सारे गंडे ताबीज जो हैं वो कपड़ों के अंदर ढांक कर रखते हैं, तो एक्सपोज नहीं करते हैं अपनी बॉडी को कि हम असल में अंदर से क्या हैं। तो वो तो जब गंगा में नहाते हैं तब जनेऊ दिखती है और जब और कहीं जाते हैं तब हमारे और चीज़ें दिखती हैं। जो सोसाइटी अमेरिका में, यूरोप में है, वो बहुत ओपन सोसाइटी है। वो अपने विचारों में भी है, पहरावे में भी है, सोच में भी है। पर हमको इस पर बहस करना चाहिए कि ऐसा यहाँ हो सकता है कि नहीं, और अगर नहीं हो रहा है तो उसके लिए हम क्या जवाब, मतलब अपने नेताओं पर दबाव डाल सकते हैं कि नहीं। एक जो टीवी चैनलों की बहस होती है जिसमें अलग अलग पार्टियों के लोग होते हैं, अपन उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम ये बात कर रहे हैं कि जिन दो प्रमुख नेताओं के कंधों पर पूरे देश का भार है या नेतृत्व है, उन लोगों के क्या विचार हैं जो एक दूसरे पर आरोप अलग अलग मोर्चों पर, अलग अलग समयों पर, अलग अलग फोरम्स में लगाते रहते हैं, वो एक साथ खड़े होकर एक दूसरे के सामने लगाएं तो कैसा दिखेगा। हमारी बहस का विषय इसलिए शुरू हुआ आशुतोष जी कि आज सुबह 6:30 बजे उठना पड़ा एक बड़े तबके को जिसकी रुचि अमेरिका के चुनाव में है या दुनिया के एक जीते जागते प्रजातंत्र के भविष्य में है, क्योंकि उस भविष्य में कई देशों का, पूरे यूरोप का भविष्य छुपा हुआ है, उसमें यूक्रेन का भविष्य छुपा हुआ है। उसमें से जो बहस आज हुई उसमें यूक्रेन का भविष्य छुपा हुआ है, क्योंकि अगर ट्रंप जीत गए तो यूक्रेन को खा जाएंगे पुतिन जो है, या इजराइल का भविष्य छुपा हुआ है कि ट्रंप जीत गए तो वो वहाँ क्या होगा, मतलब पैलेस्टीनियंस का क्या होगा, गाजा पट्टी का क्या होगा, ह्यूमन राइट्स का क्या होगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस पूरे के पूरे अमेरिकी चुनाव पर टिकी हुई हैं 5 नवंबर के।
इसलिए बहुत सारे लोगों की रुचि है, मतलब जो डेमोक्रेसी इसको फॉलो कर रहे हैं या दुनिया में जो चल रहा है उसको फॉलो कर रहे हैं। तो आज करोड़ों लोगों ने दुनिया भर के एबीसी की इस डिबेट को देखा, और पिछली डिबेट को देखा था जो बाइडेन के बीच और ट्रंप के बीच में हुई थी, और जिसमें इतनी ज्यादा फंबलिंग की थी बाइडेन ने कि एक लगा था कि ये पूरी की पूरी पार्टी हार रही है। और फिर हमने देखा कि बाइडेन हट गए मैदान से और कमला हैरिस आई। तो एक जो खास बात है कि कमला हैरिस ने कितना ग्राउंड कवर किया कि वो आज बराबरी की टक्कर में इतने थोड़े से दिनों में ट्रंप के बराबर खड़ी हो गई। हमने देखा, मतलब जिन लोगों ने भी देखा उस बहस को, या अब देख रहे हैं जो रिपीट हो रही है टेलीविजन के चैनलों पर, या हिंदी के चैनल्स भी कुछ दिखा रहे हैं कि कैसे दोनों एक दूसरे के आरोपों का सामना कर रहे हैं। वो जिस तरह के आरोप लगा रहे थे, या कमला हैरिस लगा रही थी ट्रंप पर खास करके, या ट्रंप जिस तरह से कमला हैरिस को घेरने की कोशिश कर रहे थे, भारत में बहुत सारे लोग उन आरोपों में मोदी और राहुल की छवियों को ढूंढ रहे थे। बहुत सारे आरोप इस तरह के थे जिनमें हम ढूंढ सकते हैं कि ये कुछ नजदीक तो नहीं है भारत के, या भारत की आत्मा के, या चुनावी मुद्दों के। दूसरा ये कि राहुल अभी भी अमेरिका में थे जब वे बहस चल रही थी अमेरिकी समय के हिसाब से, तो वो रात को थी कल, पर हमारे यहाँ आज सुबह थी, मतलब 12 घंटे का जो फर्क है उस हिसाब से हमारे यहाँ आज सुबह 6:30 बजे थी जब अमेरिका में रात थी। तो इसका मतलब है कि राहुल गांधी वहीं थे, और राहुल गांधी ने 3 दिनों में जो किया है वहाँ, वो मूलतः ये किया है कि उन्होंने पहले डलस में, फिर वॉशिंगटन में मोदी सरकार पर, मोदी पर, बीजेपी पर कई तरह के हमले किए, कई तरह के आरोप लगाए। अब मोदी जी 12 दिन बाद जाने वाले हैं वहां, और माना जा सकता है कि वो बहुत सारी चीजों के वहां जवाब देंगे। कई चीजों के जवाब देना भी चाहिए, क्योंकि अमेरिकी जनता, अमेरिका में जो 30-40 लाख लोग हैं भारतीय मूल के, जी। अगर आप पाकिस्तान के भी जोड़ लें, बांग्लादेश के भी जोड़ लें, श्रीलंका के भी जोड़ लें, हमारे नेपाल के जोड़ लें, तो एक बहुत बड़ा चंक बनता है जिनकी भारत के नेतृत्व में रुचि है कि क्या हो रहा है। तो अगर ऐसे लोगों की संख्या 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख है, तो ये एक बड़ा मास है जो ये देखना चाहता है कि ये जो ट्रंप ने और हैरिस के बीच में जो बात हुई उसका 5 नवंबर को क्या नतीजा निकलेगा। तो क्या भारत में कोई गोदी मीडिया का चैनल कहें कि, हालांकि हिम्मत नहीं करेगा गोदी मीडिया का चैनल, क्योंकि सब कंट्रोल्ड इलेक्शंस हैं और कंट्रोल्ड मीडिया है, जैसा राहुल गांधी ने कहा वहाँ वॉशिंगटन में। तो या कोई इंडिपेंडेंट मीडिया हाउस जो विदेश से आके यहाँ इस तरह की डिबेट करे मोदी जी और राहुल के बीच में, या कहे उनसे कि क्या आप इस तरह की किसी डिबेट के लिए तैयार होंगे क्या। जो बहुत चांसेस हैं वो ये हैं कि राहुल उसको एग्री कर लेंगे कि हाँ मैं तैयार हूं, और बहुत सारे चांसेस हैं कि मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी उसके लिए इनकार कर दे। हम एक हाइपोथेटिकल सवाल उठा रहे हैं कि ऐसा अगर करें तो लोगों को किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए, या क्या क्या चीज ढूंढेंगे, क्योंकि बहुत सारे सवाल जो हैं वो कमला हैरिस ने जो ट्रंप से पूछे हैं उसमें पैदा होते हैं भारत के लिए। क्योंकि जो डिबेट है, जो आज की डिबेट थी सुबह की, उसने दोनों उम्मीदवारों की ताकत
और कमजोरियों को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया है। और वो जो ताकत और कमजोरियां हैं, वो हम पाते हैं कि वो हमारे नेतृत्व में भी वो कमजोरियां और ताकत है। जैसे मान लीजिए कि कमला हैरिस ने आरोप लगाया ट्रंप पर कि वो देश को पीछे की तरफ ले जा रहे हैं, मतलब वो अतीत की तरफ ले जा रहे हैं, वो पास्ट में ले जा रहे हैं, जबकि कमला हैरिस फ्यूचर को देख रही है। फ्यूचर में जो देश का भविष्य जो है, मिडिल क्लास जो है, ब्लैक पीपल जो है, गरीब जो हैं, उनके लिए वो भविष्य देख रही हैं। और ट्रंप जो है वो पूरी की पूरी बातें अतीत की कर रहे हैं। क्या हम इसमें ये नहीं देख सकते कि हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है वो वही कर रहा है जो कमला हैरिस ट्रंप के बारे में कह रही है कि जब हमारे प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी के लोग बात करते हैं, विभाजन की, विभीषिका की बात करते हैं, भारत की पुरानी परंपराओं और पुरानी चीजों की, या वर्ण व्यवस्था की, जाति व्यवस्था की, मनुस्मृति की बात करते हैं, या इतिहास की बात करते हैं, नामों को बदलने की बात करते हैं, या फ्रीडम फाइटर्स को बदल देते हैं कि फ्रीडम फाइटर्स नए ये हैं आपके, वो नहीं है जिनको आप पढ़ रहे हैं। तो क्या एक हम ये नहीं ढूंढ सकते कि ये जो कमला हैरिस का जो आरोप ट्रंप पर है, वो राहुल गांधी का आरोप प्रधानमंत्री मोदी पर भी हो सकता है, और मोदी जी को उसका जवाब देना चाहिए कि वो क्या कहते हैं। दूसरा ये कि मैं कुछ पॉइंट्स उठा रहा हूं क्योंकि हमारी डिबेट का समय भी हमको ध्यान रखना है। जी। दूसरा मुद्दा ये कि उन्होंने कहा कि उनके सारे दोस्त दुनिया के डिक्टेटर्स हैं, कमला हैरिस ने कहा। और उन्होंने नाम लिया कि शी चीन के, नॉर्थ कोरिया के जो शासक हैं, या पुतिन जो हैं, तो उनका ये कहना, या तुर्की के जो हैं, कि ये तमाम लोगों को, डिक्टेटर्स जो हैं, उनके साथ जो ट्रंप का जो कंफर्ट लेवल है बहुत ज्यादा है। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी के दोस्त कौन हैं। मतलब अगर उनसे कहें कि भाई आप बताइए कि आपकी लिस्ट में आपके दोस्त कौन है, तो हमको पता चलेगा कि मोदी जी की लिस्ट में भी आमतौर से प्रजातांत्रिक मुल्कों के लोग कम हैं, या नहीं हैं, या कम हैं मित्रता के लेवल पर, स्तर पर, कि जितनी ज्यादा उनकी पुतिन से दोस्ती है उतनी बाइडेन से नहीं है। जो एक उदाहरण देना हो तो कभी, तो क्या ये, या ब्राजील के जो शासक रहे हैं, या तुर्की के जो शासक रहे हैं, उनके साथ जो जो कंफर्ट लेवल मोदी जी का रहा है, या इटली में जो जिस तरह की हुकूमत है राइट विंग कि उसके साथ जो कंफर्ट लेवल है, या राइट विंग लीडरशिप के साथ जो कंफर्ट लेवल है, या फ्रांस के राष्ट्रपति के मैक्रों के साथ जो उनका कंफर्ट लेवल है। तो ये एक जो चार्ज है ट्रंप पर, जो बड़ा चार्ज है, क्या हम मोदी जी से उसके बारे में राहुल गांधी पूछ नहीं सकते कि भाई आप बताइए कि ये आ, आपका कंफर्ट लेवल क्या दुनिया के तानाशाहों से है, कि आपका प्रजातांत्रिक मुल्कों से है। दूसरा ये कि उनको ये कहा ट्रंप को कि वो अपने, जैसे 6 जनवरी 2021 को जो उनके समर्थकों ने कैपिटल हिल पर हमला किया, और उस दौरान जो ट्रंप की भूमिका रही राष्ट्रपति के तौर पर, उन पर ये आरोप लगाया
कि आप मूक दर्शक बने रहे, या आपने आपके कहे से वायलेंस को उत्तेजना प्राप्त हुई या आपके समर्थकों को हुई। हम मोदी जी से, मतलब राहुल गांधी पूछ सकते हैं कि भाई बताइए, आप जो कहते हैं, जिस तरह की बातें करते हैं, क्या उससे जो राइट विंग आपके सपोर्टर्स हैं, पार्टी के वर्कर्स हैं, क्या वो वायलेंस के लिए इंसाइट नहीं होते या उत्तेजित नहीं होते? या इस तरह की जब घटनाएं होती हैं जिसमें हरिद्वार की धर्म संसद हुई या और तमाम चीजें जिनमें हथियार उठाने की बात आती है या और चीजें आती है, या धर्म विशेष के लोगों की मॉब लिंचिंग होती है, या बीफ के नाम पर जिस तरह से हत्याएं होती है, तो उसमें आपके मौन को क्या उसका अर्थ ये नहीं लगाया जाता समर्थकों द्वारा कि आपकी स्वीकृति है उसके प्रति? दूसरा एक और पॉइंट ये है कि जो आरोप लगाया उन पर कि जो आपके जो दोस्त हैं, मतलब जिनको आप फायदा पहुंचाना चाहते हैं, वो ये है कि आप अरबपतियों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। मतलब जो कमला हैरिस ने आरोप लगाया कि आपके जो मित्र हैं या जिन लोगों को आप फायदा पहुंचाना चाहते हैं अपनी आर्थिक नीतियों से, वो पूंजीपति हैं इस देश के, और आप गरीबों पर टैक्स लगाना चाहते हैं या उनको प्रताड़ित करना चाहते हैं। जबकि कमला हैरिस ने कहा कि मैं, जैसे उन्होंने कहा $6,000 की जो बात कही, या और चीज़ों की जो बात कही कि किस तरह से स्टार्टअप्स के लिए $40,000 की जो बात कही, कि उनके स्वप्न क्या हैं, जो एक अपने बैकग्राउंड से जो वो बताती है कि मैं कहाँ से आई, किस गरीबी से उठी, तमाम चीज़ों। तो क्या ये जो आरोप ट्रंप पर है, वो हम वर्तमान जो सत्ता है उस पर नहीं लगाया जा सकता? दूसरा ये कि जो ट्रंप पर आरोप लगाया कि आप जो ओबामा हेल्थ केयर का जो मामला है पूरा का पूरा, तो उसमें ये निहित है कि गरीबों के लिए जो हेल्थ केयर की पूरी फैसिलिटीज हैं, हमारे यहाँ जिस तरह से पूरा का पूरा सिस्टम हेल्थ का प्राइवेटाइज किया जा रहा है, और अ, और मतलब सरकार की योजना को उनको छोड़ दें जो आयुष वगैरह की है और तमाम चीज़ें, कितना लाभ मिल रहा है उनको, लोगों को, ये एक अलग विषय है कि वो कितना मिल रहा है, किन मेडिसिन में मिल रहा है, किन इन्वेस्टिगेशंस में मिल रहा है। इन जनरल हमारे यहाँ हेल्थ की जो कंडीशंस हैं जो समझ में आती है, उसमें क्या सिमिलरिटीज नहीं है कि अगर हेल्थ केयर का, जैसे मान लीजिए कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने जो मोहल्ला क्लिनिक्स चलाई और सुनते हैं काफी अच्छा काम किया, क्या आपने कभी तारीफ की क्या उसकी कि हाँ, दिस इज गुड वर्क डन? एक जो और पॉइंट है, मैं क्योंकि टाइम खत्म हो गया इसलिए मैं दो एक पॉइंट्स और रखना चाहता हूँ कि जी प्लीज। जो एंटी मुस्लिम पूरा का पूरा ट्रंप का जो स्टांस रहा है, फर्स्ट टर्म में तो उन्होंने आते से ही 6 देशों के मुस्लिमों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया था। माइनॉरिटी के खिलाफ जो ट्रंप का एटीट्यूड है, या ब्लैक्स के प्रति है, अफ्रीकन के, ब्लैक अफ्रीकन के प्रति है, और माइग्रेंट्स को लेकर अगर आप पूरी डिबेट देखें तो उसमें सबसे ज्यादा उनका जो हमला था वो माइग्रेंट्स को लेकर था, और उन्होंने कमला हैरिस को उसी पर घेरा कि आप बताइए आपने क्या किया। करोड़ों लोग बोले, उनका कहना मिलियंस लोग, लाखों लोग अवैध रूप से घुस गए देश में, सेटल हो गए, और बल्कि तो उन्होंने ये भी कहा कि ओहायो में तो वो लोगों के जो पेट्स हैं, कुत्ते बिल्लियां, उनको पकड़ के मार रहे हैं और खा रहे हैं, जो कि झूठ निकला। हमारे यहाँ जो अल्पसंख्यकों के साथ राइट विंग पार्टी या सत्तारूढ़ दल का व्यवहार है, क्या वो उचित है? या मोदी जी से पूछा जा सकता है? और दो चीजें और हैं, वो कि यूक्रेन को लेकर मोदी जी इतनी कोशिश कर रहे हैं और पुतिन के एमिसरी बन रहे हैं,
ट्रंप जवाब नहीं दे पाए कमला हैरिस के जवाब का कि आप बताइए कि यूक्रेन को अपनी आजादी को बचाने का, डिफेंड करने का अधिकार है कि नहीं है। और वो कह रहे हैं कि मैं आते से ही ये युद्ध को समाप्त करवा दूंगा। वो ये नहीं बता रहे हैं कि यूक्रेन की आजादी कायम रहेगी कि नहीं। और मोदी जी भी यूक्रेन में युद्ध बंद करवाना चाहते हैं। वो यूक्रेन में को लेकर, पुतिन के प्रस्ताव को लेकर जेब में घूम रहे हैं। आखिरी चीज मैं कहना चाहता हूं, जो बहुत ही चुभने वाली थी, जो कमला हैरिस ने कही कि पीपल लीव हिज रैलीज अर्ली आउट ऑफ एग्जॉशन एंड बोर्डम। मोदी जी से पूछना चाहिए क्या ये सही है कि आपकी रैलियों से लोग ऊब कर और बोर होकर बहुत जल्दी जल्दी उठकर घर जाने लगते हैं? आपका क्या कहना है? तो ये मैंने कुछ सवाल, आशुतोष जी आप ज्यादा टाइम देते तो मैं और बहुत सारी बातें करता, पर आप देते ही नहीं है टाइम। तो मैंने कुछ ऐसे पॉइंट्स निकाले जो हमारे और अमेरिका के नजदीक हैं, जो हमारे भी मन में है और देश के नागरिकों के मन में है कि ये सवाल तो मोदी जी से पूछना ही चाहिए। तो अब आप जब भी मोदी जी और राहुल जी को एग्री कर लेंगे कि वो सत्य हिंदी की किसी डिबेट में दोनों साथ आ जाएं, तो पूरा देश उसको देखेगा, दुनिया देखेगी। और मॉडरेटर के रूप में आप चाहें तो मुझे अपने साथ रख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया सर। लेकिन ये बहुत अच्छा आइडिया, और अगर इस देश के अंदर हो तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि दो नेता जो देश को संभालना चाहते हैं, देश की नेतृत्व करना चाहते हैं, अगर वो एक दूसरे के सामने खड़े हो, एक दूसरे की बातों को सुने, एक दूसरे से सवाल जवाब करें, तो इससे बेहतर स्थिति क्या हो सकती है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि अभी ऐसा संभव होता दिखता है। इसलिए श्रवण जी आपको निराश होना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।